व्यथितेंद्रिय किसका लक्षण है, पूछा गया था एग्जाम में। तो वहाँ आया था ओज क्षय का, ओज व्यापक का, एक ओज व्यापक से भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से ये कोटेशन उठाया गया। तो मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई इसलिए है कि जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उनको आप पूरा ध्यान नहीं रख पाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके मेन पॉइंट है, जैसे इसमें इतना ही हो गया, ध्यायति व्यथितेंद्रिय, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है। अब ये बात मैंने क्यों बोली है वो बताती हूँ मैं आपको। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको ओज विश्रंस के लक्षण पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ओज व्यापक बताऊंगी और ओज क्षय बताऊंगी। तो यहाँ से आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि सबके आपको बाद में मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए अभी शुरुआत है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनको अभी से इनका अपनी कमांड बना पाओ, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने डेमो के लिए चुना है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत फोकस रखना है कि विश्वंस में कौन सा पढ़ा आपने, क्षय में कौन सा पढ़ा, व्यापद में कौन सा पढ़ा, ये सारे के सारे लक्षण जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करती हूँ, ओज की विकृतियाँ। जो अभी क्षय है वो आगे फिर आ जाएगा, अब इन विकृतियों के अंदर तब बात करूँगी इसकी। तो ओज की विकृतियाँ, यहाँ से भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओज की विकृतियाँ कितनी होती हैं, उनके नाम मेंशन कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओज विकृति जो होती है वो स्टेज बाय स्टेज होती है। अब स्टेज बाय स्टेज का मतलब ये है कि जिस पर्सन में ओज में विकृति होना शुरू हुई है उसमें डायरेक्ट ये नहीं होगा कि क्षय हो गया सीधा का सीधा। पहले क्या होगा, उसके अंदर विश्रंस वाली स्टेज आएगी, फिर उसके अंदर व्यापद होगा, तब जाके उसके अंदर क्या हो जाएगा, ओज का क्षय हो जाएगा, ठीक है। विकृतियों का, विकृति से आप क्या मतलब समझते हो? विकृति से यहाँ पे मतलब है कि जो उसका नेचुरल अमाउंट था, या जो जो उसका नेचुरल वर्क था आपकी बॉडी में, कि जो प्राकृत ओज के जो कर्म हैं या प्राकृत ओज की जो क्वांटिटी है उसके अंदर या तो बढ़ गया या घट गया, उस चीज़ को हम किस में काउंट करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, विकृति हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ओज के विश्रंस की। ओज के विश्रंस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे उसकी मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि ये जो प्रोसेस है विकृति वाली, ये कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो सबसे पहले आपको जो है, अगर विकृति आई है ओज में, तो सबसे पहले आपको विश्रंस की स्टेज देखने को मिलेगी। अब इस स्टेज को आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि ओज की जो विकृति है उसकी तो व्यापद वाली स्टेज भी है, क्षय भी है, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये पहली स्टेज पे चल रहा है ये पर्सन या दूसरी स्टेज पे चल रहा है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आयुर्वेद में इसके लक्षण बताए गए हैं, उनकी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले देखो, ये जो कोटेशन मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ओज के विश्रंस, व्यापद और क्षय, ये कोटेशन आपको जो है ऑन टिप्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आप पिछले जो आपका फाइनल ईयर के एग्जाम के केसी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हो, कई बार वहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ओज की विकृतियों का, कि ओज के वहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ज़्यादा कोटेशन याद नहीं करने, लेकिन ये वाले जो कोटेशन मैंने अभी 3 बताऊंगी ये सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं ओज विश्रंस की। ओज विश्रंस को आप कैसे पहचानोगे, विश्लेष साधौ गात्राणाम दोष विश्रंसनम श्रम अप्राचुर्य क्रियाणाम च बल विश्रंस लक्षणम। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो हम ओज विश्रंस बोल रहे हैं और कोटेशन में जो है बल विश्रंस बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कोटेशन है ये कहाँ से उठाए गए हैं, आचार्य सुश्रुत की वहाँ से उठाए गए हैं। तो आचार्य सुश्रुत की बात मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग हुई थी आज हमारी, तभी बता दिया कि ओज को बल किसने माना है, आचार्य सुश्रुत ने, इसीलिए आपको यहाँ पे जो है ओज की जगह बल देखने को मिलेगा। तो ओज को बल किसने माना है, सुश्रुत ने, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, सुश्रुत ने, ठीक है। तो वो इसलिए कोटेशन में जो है बल विश्रंस आ जाता है कि ओज ही हमारे शरीर का बल है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आपको आगे के भी कोटेशन में बल ही देखने को मिलेगा,
तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण मैं बात करती हूँ, क्या आएगा, विश्लेष साधव, यानी कि क्या होगा, संधियों में विश्लेष आएगा। अब संधियों में विश्लेष क्यों बोला है, सभी को पता है कि जो प्राकृत जो कफ है उसको भी हमने क्या बोला था, ओज बोला था, और आपकी संधियों में कौन सा कफ रहता है, सर्पक कफ। ठीक है, अब जब ओज विकृत होगा तो वो कफ भी विकृत होगा, इसीलिए क्या रहेगा, संधियों में क्या रहेगा, विश्लेष रहेगा। यानी कि जो जॉइंट है वो, जैसे एक आपने पढ़ा होगा, संघनन परीक्षा पढ़ी होगी, सार परीक्षा पढ़ी होगी, तो वहां पर जो जो संधियां हैं उनका जैसे संगठन होना चाहिए था वैसा नहीं रहेगा, उनमें क्या आने लगेगी, लूजनेस आने लगेगी, अगर ओज विकृत हो रहा है तो। अब इसको कनेक्ट हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओज विकृत हो रहा है इसका मतलब ये है कि शरीर में जो आपका प्राकृत कफ है उसके अंदर भी क्या आ रही है, विकृति आ रही है। और क्या होगा सेकंड नंबर पे, गात्र साथ, भारीपन रहेगा, जो अंग हैं उनमें हमेशा क्या रहेगा, भारीपन रहेगा, विकृत कफ और विकृत ओज के कारण। और क्या होगा, दोष च्यवन। अब च्यवन का मतलब होता है कि दोष जो हैं वो अपने स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जिस दोष का स्थान होना चाहिए, जैसे वात को अपने स्थान अस्थियों में रहना चाहिए, वहाँ नहीं है ना, और कफ को संधियों में रहना चाहिए, वहाँ नहीं है, तर्पक कफ को संधियों में रहना चाहिए, आलोचक पित्त को जहाँ रहना चाहिए, तो वहाँ वो न रह करके उनकी उस स्थान से क्या हो जाएगी, जो है डिसलोकेशन हो जाएगा, यानी कि वहाँ से वो अपना स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने लगेंगे। तो क्या होगा, दोष च्यवन कब होगा, ओज के विश्रंस, यानी पहली स्टेज की बात चल रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखनी है कि ये अभी पहली स्टेज चल रही है। तो इसमें क्या होगा कि दोष जो है वो अपना स्थान छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका, अप्राचुर्य क्रिया नाम। अप्राचुर्य क्रिया नाम का मतलब इम्पेयरमेंट इन एक्टिविटीज, कहने का मतलब है कि जो जितना आंखों को देखना चाहिए, जितना कानों को सुनना चाहिए, या जितनी उसके शरीर की क्षमता है कि वो इतने घंटे खड़े रह सकता है, वो इतने घंटे बोल सकता है, वो सब काम अब वो नॉर्मल बेसिस पर नहीं कर पाएगा अगर उसके ओज में क्या आ गई है, विकृति। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, अप्राचुर्य क्रिया नाम, यानी कि जो उसके डेली रूटीन के बेसिक से भी काम होंगे वो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या आएगी, दुर्बलता आएगी, और जो उसके शारीरिक काम है वो भी नहीं चल पाएंगे, साथ साथ जो बॉडी अंदर से अंदर रिएक्ट करती है वो भी काम नहीं हो पाएंगे, यानी कि सभी तो इंद्रियां वीक हो जाएंगी, शरीर में वैसे वीकनेस आ जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो विश्वास का वो यही है, अप्राचुर्य क्रिया नाम। तो क्रियाओं में आपको क्या देखने को मिलेगी, हानि देखने को मिलेगी। इसके सभी लक्षण विकृति की प्रथम अवस्था के सूचक हैं, यानी कि यहाँ पे उसको क्या होगी, टायर्डनेस ज़्यादा होने लगेगी, थकावट बहुत जल्दी होने लगेगी, कि पहले वो 2 घंटे क्रिकेट खेल सकता है तो अब वो 20 मिनट भी नहीं खेल पा रहा, जल्दी थक जाता है। क्यों, क्योंकि शरीर में ओज नहीं है। अब हमेशा आपको कोरिलेट पहले वाली चीज़ों से करना है कि यहाँ पे ये स्टेज बिगड़ी क्यों, क्यों बिगड़ी, क्योंकि उसके शरीर की जो भी बाकी की 7 धातुएं हैं वो भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में होती तो शायद ये स्टेज आती ही नहीं। तो आपको पहले वाली चीज़ों से हमेशा कनेक्ट करके रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तभी आप कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आगे चल पाओगे, वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बात करूंगी ओज व्यापक। अब आती है सेकंड स्टेज। पहले तो क्या हुआ, विश्रंस, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत खराबी होना शुरू हुई। ठीक है, अब क्या होगा, ज़्यादा लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, पहले थोड़े बहुत ही आ रहे थे, अब आपको जो है दिखने भी लग जाएंगे बॉडी में, और ज़्यादा तरीके से आप पहचान कर पाओगे। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा ओज व्यापक में, तो ओज व्यापक जो है वो विश्रंस की तुलना में अधिक ओज की विकृति, यानी कि पहले मान लो 100 में से 10% ही ओज विकृत हुआ, तो अब जो है ये 30 to 40 हो गया होगा। अब ज़्यादा जो है इसके अंदर व्यापक हो गया, ज़्यादा इसके अंदर ओज के अंदर क्या हो गई, विकृति हो गई। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ओज व्यापक है वो हमेशा विश्रंस की अवस्था के बाद ही आएगा। मैंने बोला था ना अभी कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन में आपको डायरेक्ट जो है ओज व्यापक वाली चीज़ देखने को मिल रही है,
या फिर डायरेक्ट किसी में आपको ओज का क्षय ही देखने को मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो होंगे। पहले विसर्जन होगा, उसके बाद व्यापद होगा। तो विसर्जन की अवस्था के बाद ही क्या आएगी, ओज व्यापद की अवस्था आएगी। अब ओज व्यापद की इस अवस्था में क्या होगा, गुरुत्वम स्तब्धता अंगेषु ग्लानिर्वर्णस्य भेदनम तंद्रा निद्रा वात शोको बल व्यापद लक्षण। ठीक है, तो ये बल और ओज वाला तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे सीधा मैं कोटेशन पर बात करती हूँ। तो क्या होगा, गुरु गात्रता, क्या होगा, हैवीनेस इन होल बॉडी, पूरे के पूरे शरीर में उसको क्या होगा, भारीपन फील होगा। आपने जैसे ये गुरु गात्रता को आप कैसे समझ सकते हो, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो सुबह के लिए कौन सी अवस्था बताई गई है, कौन से दोष की अवस्था बताई गई है, कफ की। और जहाँ कफ ज्यादा रहेगा, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वहां से इसको कोरिलेट मत करिएगा, वो चीज और ये चीज एकदम अलग है। तो कफ का लेवल जब हाई रहता है बॉडी में, तो जो सुबह एकदम शरीर जकड़ा हुआ रहता है, बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते हैं, वो कंडीशन होती है गुरुगात्रता वाली, एकदम हैवीनेस जो फील होती है बॉडी में, वो वाली। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, वही कफ से इसका कॉन्सेप्ट लगाइएगा, जो कफ के बारे में बोला है आचार्य सुश्रुत ने कि प्राकृत कफ को ओज बोला है। तो वहां पे अगर विकृति आना शुरू हो गई तो ओज भी विकृत होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पूरी बॉडी है उसके अंदर क्या होगी, हैवीनेस होगी। दूसरा, आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं पर ओज और अपर ओज। तो जो अपर ओज है वो आपका पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, अगर ये विकृत होगा तो पूरे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो ये अपनी तरफ से कितना काम कर पाता है, ये पूरी बॉडी को जकड़ देता है, हैवीनेस हो जाती है पूरी बॉडी में, रिजिडिटी भी होगी, स्तब्धता भी होगी और हैवीनेस, भारी भारी सा फील होगा, क्योंकि कहाँ पूरे बॉडी में कहाँ फैला हुआ है, अपर ओज। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु गात्रता देखने को मिलेगी और स्तब्धता, यानी कि एकदम बॉडी जो है वो जकड़ी हुई होगी, मूवमेंट कराना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड जो है इसका लक्षण वो है ग्लानि। इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये कई बार पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। आपके ये जो रिटन एग्जाम है इनमें नहीं आएगा, जो ऑब्जेक्टिव दोगे आप बाद में AIPGT के लिए, वहाँ ये कई बार पूछ लिया जा सकता है आपसे, या शायद पहले पूछा भी गया है कि ग्लानि कौन से ओज का लक्षण आता है, ओज व्यापद में कौन से ओज की विकृति है, ओज व्यापद की या ओज विसृंस की या ओज क्षय की। तो आपको याद रखना है, जो ग्लानि है वो लक्षण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओज व्यापद के अंदर। अब ग्लानि से यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्लानि से बोला गया है कि देखिए, जो पर ओज है उसका स्थान मैंने कहाँ बताया, हृदय में। मन का स्थान भी कहाँ है, हृदय है। अगर ये पर ओज विकृत होता है तो डेफिनेटली ये हृदय को विकृत करेगा, हृदय या मन सब पे इफेक्ट आएगा इसका। इसीलिए क्या होगा, ग्लानि वाले भाव आने लगेंगे, जो पर्सन है उसको क्या आएगा, डिप्रेशन आने लगेगा, यानी कि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो अब खराब होने लगेगी। कभी उसको जो है अजीब अजीब थॉट्स आएंगे, कभी गुस्सा ज़्यादा आएगा, कभी डरेगा बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, उसको ग्लानि आती रहेगी, यानी ग्लानि से आपको सीधा कोरिलेट करना है आपकी मेंटल स्टेट से, कि अगर ओज में विकृति ज़्यादा आई तो हृदय को विकृत करेगा, और हृदय विकृत होगा तो स्वाभाविक है मन भी विकृत होगा। तो वहाँ पर आपको ग्लानि भी देखने को मिलेगी। फिर आता है वर्ण भेद, जो उसका नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्शन है बॉडी का, जैसा नेचुरल जो अब तक उसका कॉम्प्लेक्शन है उसके अंदर क्या आएगी, भिन्नता आने लगेगी। जो जैसे उसके चेहरे पर जो चमक रहेगी वो सब कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है, ओज डाउन हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि उसका जो वर्ण है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। फिर उसके बाद तंद्रा बहुत ज़्यादा रहेगी उसको, ये भी याद रखना है कि तंद्रा की स्टेज में रहेगा। तंद्रा से मतलब है कि वो अपने पूरे जो है पूरा कॉन्शियस नहीं रहेगा, अलर्ट नहीं रहेगा, यानी कि आधी नींद वाली स्टेज और नींद भी नहीं आएगी, तो उस स्टेज में रहेगा वो, तो तंद्रा आएगी। कभी बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो तंद्रा वाली स्टेज में भी रह सकता है, और या फिर उसको नींद भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। ये भी आपको याद रखने हैं कि ये कौन सी स्टेज में आ रहे हैं, ओज के व्यापत्ति में। और क्या होगा, वात शोफ, क्या होगा, स्वेलिंग ड्यू टू वात। आपने शोफ पढ़ा होगा, जो त्रिशोथी अध्याय वहाँ पढ़ा होगा कि शोफ किसकी वजह से होता है। मेनली जो दोष बोले हम शोफ में, वो हम वात बोलते हैं कि वही सभी दोषों को जो है सिरा में ले जाती है।
तो वो टॉपिक में मैं डिटेल में नहीं जा रही। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे धीरे-धीरे क्या हो रहा है, ओज को कम हो रहा है, ठीक है? ओज कम हो रहा है तो क्या होगा, यानी कि क्षय की अवस्था में बोल सकती हूँ। अब धीरे-धीरे ये क्षय आने वाला है उस स्टेज की ओर जा रहा है। तो ये आपको पता होगा कि जब भी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है तो वहाँ पे कौन पावर में आ जाता है, वात, ठीक है? तो वहाँ पर आवाज़ आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर किसी चीज़ का क्षय हो रहा है, जैसे आपने पहले राजक्षमा पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने प्रतिलोम, अनुलोम 2 तरीके के क्षय पढ़े होंगे, या जिन लोगों ने मेरे से पैथो पढ़ी है उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बॉडी के अंदर क्षय हो रहा है तो वहाँ पे बात क्या आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, वायु बढ़ने लग जाएगी। तो वहाँ धीरे-धीरे बॉडी में क्या देखने को मिलेगी, आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, शोफ होने लगेगा। दूसरा यहाँ पे जो है वो जो इडिमा वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसकी में नहीं जाना है, केवल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपको कौन-कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इसके क्षय के लक्षण। अब देखो, दो तरीके आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक तो जो है ओज क्षय यहाँ पे आ जाता है, मूर्छा मास क्षयो, ठीक है? एक मैंने अभी आपको पढ़ाया था विवेकी दुर्बलो अभीक्षण वाला, ये वाला। तो ये तो आपको याद रखना है कि ये तो दिया आचार्य चरक ने। ये जो कोटेशन है वो चरक का है, दोनों को जो है मिक्स मत कीजिएगा कि दोनों क्षय के लक्षण है फिर हमने अलग अलग क्यों पढ़ा। ये तो जो अष्टादश क्षय है आप कोटेशन देख सकते हो, और कियंत शीर्षीय जो अध्याय है वहाँ पे अष्टादश क्षय बताए गए हैं, हाँ इसके अंदर ये कोटेशन आचार्य चरक ने दिया हुआ है। और ये जो मैं कोटेशन आपको पढ़ा रही हूँ आचार्य सुश्रुत का है, ठीक है? क्योंकि विकृति की अवस्था जो बताई है वो आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है, उसकी विकृतियां वाली स्टेज जो है वो चरक में मेंशन नहीं है। तो ओज 6 के बारे में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लास्ट स्टेज आ गई, ओज की विकृति की आ गई लास्ट स्टेज। यानी कि अगर जो विकृति है वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है तो आदमी का मरना निश्चित है। यहाँ पे क्या होगा, मृत्यु वाली कंडीशन में वो पहुंच जाएगा, डेथ की तरफ वो पहुंच जाएगा, क्योंकि अब जो पर ओज है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। तो क्या होगा, हृदय के अंदर रहने वाला जो पर ओज है वो खत्म हो रहा है। तो कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, मूर्छा, फेंटिंग की कंडीशन, बहुत जल्दी उसको क्या आ जाएगी, बेहोशी हो जाएगी, ठीक है, होश नहीं रहेगा, मूर्छा की अवस्था में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी शरीर की जो मसल्स हैं वो वास्ट होने लग जाएंगी, मांस का क्षय होने लग जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी, मेनली अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी पे चल रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी तरीके का आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, और अगर ओज डाउन है, इम्यूनिटी डाउन है, तो 10 तरीके के जो है इन्फेक्शन बॉडी में आ जाएंगे। जैसे अगर एक बार जो है HIV का इन्फेक्शन हुआ तो वो तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस को इन्विटेशन दे देता है, कि ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगी और कई तरह की भी डिजीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, बॉडी का इम्यूनिटी लेवल एकदम लो रहता है। तो वही कंडीशन यहाँ हमारे सामने आ गई कि ओज का क्या हो गया, क्षय हो गया, इम्यूनिटी लेवल एकदम डाउन हो गया, तो मूर्छित हो गया, मांस का क्षय हो गया। मोह वाली कंडीशन, मोह वाली कंडीशन क्यों आई, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उसका जो हार्ट है, मन है, जो सब आयुर्वेद में एक ही जगह स्थान बताया सबका, हृदय के अंदर, वो अब कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहा, तो मोह होगा, यानी कि कंफ्यूजन वाली कंडीशन में रहेगा वो पर्सन कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी उसको समझ नहीं आएगा। तो मोह की कंडीशन उसके सामने आ जाएगी अगर उसका ओज क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है। क्या होगा, प्रलाप करेगा बार बार, कभी रो रहा है कभी ठीक हो जाएगा, जो डेलीरियम की कंडीशन है वो आएगी, क्योंकि ये एकदम लास्ट वाले जो लक्षण है वो चल रहे हैं। जब एकदम जो मरने वाला समय होता है उस समय ऐसे ही लक्षण प्रकट होते हैं, मृत्यु के जो लक्षण हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। तो वहाँ पे उसको प्रलाप की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, और अंत में अगर क्या हुआ, ये सारे लक्षण उसको एक साथ आ गए, मूर्छा, मांस हो गया, शरीर में मांस भी नहीं है, बल भी नहीं है, ठीक है, प्रलाप भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मरणम, मर जाएगा, बल का पूरी तरह नाश हो जाएगा,
ओज अगर शरीर से पूरी तरह क्षय हो चुका है, पूरी तरीके से शरीर से ओज का नाश हो चुका है, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ कंफर्म हो जाएगी। तो ये जो है वो 3 स्टेज हैं जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले विश्रंस पढ़ना है, फिर उसके बाद व्यापद पढ़ना है, फिर उसके बाद क्षय पढ़ना है, और एक के बाद ही एक स्टेज आएगी। विश्रंस के बाद व्यापद आएगा, व्यापद के बाद क्षय आएगा, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा गया है, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से जो छूट गया था उसकी बात करती हूँ, ओज के क्षय। ओज का क्षय किस कारण से होता है, ऐसा क्या किया कि ओज का क्षय हो गया। तो आहार में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आहारज विहारज, जो निदान की मैं बात करूं कि आहारज निदान हो गया, विहारज हो गया, मानसिक हो गया, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ओज का क्षय हो सकता है। सबसे पहले बात करूंगी आहारज की। आहारज में सबसे पहले आता है क्षुधा, यानी कि भूखा रहता है, खाना ही नहीं खा रहा है, डाइटिंग चल रही है, या नपातुला भोजन चल रहा है, ठीक है, प्रमितासन कर रहा है, नपातुला भोजन कर रहा है, तो क्या होगा, जितना बॉडी को नेचुरल डाइट चाहिए, ठीक है, आहार के बाद आपकी सारी की सारी 7 धातुएं एक सीक्वेंस में बनती हैं। तो जितना बॉडी को जो है नेचुरल जो डाइट चाहिए, आहार से रस धातु, रस से रक्त, रक्त से आगे की सारी धातुएं बनाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए जितना आहार चाहिए वो नहीं मिल रहा है, व्यक्ति जो है भूखा रह रहा है। तो जब आहार ही नहीं होगा तो रस धातु नहीं होगी, रस धातु नहीं होगी तो आगे की धातु नहीं होगी, और आगे की सभी धातुएं नहीं होंगी तो धातुओं का सार यानी कि ओज कहाँ से आएगा, उसका क्या होगा, क्षय निश्चित ही होना है। तो एक भूख के कारण, या अकाल या मात्राहीन भोजन, जितनी क्वांटिटी में भोजन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे, अकाल में भोजन कर रहे हैं, यानी कि सुबह जो लंच करना चाहिए तो लंच के टाइम का लंच नहीं किया, बाद में कर रहे हैं, उससे क्या होगा, अकाल में भोजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लंच का टाइम है, 12 बजे खाना खाना चाहिए, उस टाइम पर खाना नहीं खाया, क्या होगा, शरीर के अंदर वायु बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट क्या है, खाली, और जहाँ भी खाली जगह दिखती है वायु पहुंच जाती है अपना निमंत्रण समझ के, तो वहाँ वायु पहुंच जाएगी, और बात अगर वहाँ एक बार पहुंच गई तो वो अब आगे सारे काम खराब ही करने वाली है। तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, ओज का क्षय होगा। विहारज में बात करें तो अति श्रम या व्यवाय, और भी बहुत कारण होते हैं, मैंने बहुत कम कम मेंशन किया है, आप अपनी तरफ से यहाँ पे लिख सकते हो किसी भी टेक्स्ट बुक से लेके। तो विहारज में क्या है, अति श्रम या व्यवाय के कारण। अब अति श्रम और व्यवाय के कारण भी क्या कैसे होगा, जैसे अति श्रम से क्या हुआ, जितना मान लो वो डाइट बहुत कम ले रहा है, काम बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे किसी ने मान लीजिए जो है 800 कैलोरी जो है वो इनटेक की, ठीक है, और उसने बर्न कितनी कर दी, 1600 या 1500, इससे भी ज़्यादा बर्न कर दी, तो ऐसा वो एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक ऐसा नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो उसकी वजह से ओज है होगा। दूसरा यहाँ पे जो मेन कारण रहेगा वो होगा कि जब भी व्यक्ति अति श्रम करेगा, अति साहसिक कार्य करेगा, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि क्या होगा, फिर से वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ेगी तो सारी चीज़ों को खत्म करना शुरू कर देगी। व्यवहार के कारण भी वही होगा, व्यवहार के कारण शुक्र धातु का, अगर अति व्यवहार कर रहा है तो शुक्र धातु का क्षय होगा, जैसा राजक्षमा में आप पढ़ते हो प्रतिलोम क्षय के अंदर। तो जो व्यवहार के कारण क्या होगा, शुक्र धातु का क्षय होगा, और शुक्र धातु का क्षय होगा तो क्या होगा, आगे ओज तो बनेगा ही नहीं, जब शुक्र धातु ही नहीं है तो ओज कहाँ से आएगा, ठीक है। मानसिक में क्या रहेगा, अगर व्यक्ति जो है क्रोध बहुत ज़्यादा करता है, शोक चिंता बहुत ज़्यादा सोचता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उदास रहता है, तो इन सभी मानसिक भावों से क्या होगा, मानसिक भाव हैं ये क्या करेंगे, मन को विकृत करेंगे, और मन का स्थान कहाँ है आपका, हृदय में, वहीं आपका कौन है, पर ओज। तो मन विकृत होगा तो पर ओज भी क्या हो जाएगा, विकृत होगा, उसका भी क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। और भी कारण है, जैसे अभिघात के कारण, वृद्धावस्था में सभी धातुएं जब स्वाभाविक तौर पे कम होती हैं, तो जब धातुएं कम है तो ओज तो निश्चित तौर पर ही कम होगा, या धातु क्षय हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, बॉडी के अंदर धातु नहीं बन रही है प्रॉपर, या कोई धातु की अग्नि ही कम हो गई है, तो कोई एक पर्टिकुलर धातु नहीं बन रही है,
तो आगे के लिए भी सारी की सारी धातुएं क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी और ओज भी नहीं बनेगा। तो ये जो कुछ कारण हैं उनकी वजह से क्या रहता है, शरीर में ओज का क्षय रहता है। फिर उसके बाद इसकी आती है चिकित्सा। तो अब तक आप पढ़ते आए थे, जैसे आपने पैथोलॉजी में पढ़ा या फर्स्ट ईयर में पढ़ा या थर्ड ईयर में जब भी पढ़ा, अब तक आपको चिकित्सा ज़्यादा मेंशन करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन केसी में आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उस वहाँ हर चीज़ में आपको चिकित्सा लिखनी है। यहाँ से